गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ का डिस्कशन स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि टोटल 4 मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं रेट लॉ डिटरमाइन करने के लिए। नंबर 1 वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड, ठीक है, या वॉल्यूमेट्रिक मेथड। नंबर 2 प्रेशर मेजरमेंट मेथड। नंबर 3 वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड एंड नंबर 4 ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। तो इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मेथड तब यूज होगा जब रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या दोनों, ठीक है, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो या दोनों हो, वो या तो रिडॉक्स सब्सटेंसेस हो या वो एसिड्स और बेसेस हो, तब हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड को यूज करते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक मेथड के एग्जाम्पल में मैंने लास्ट क्लास में डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिस्कस किया था। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था। अब मैं आपको इसका सेकंड एग्जाम्पल जो है वो बताने जा रहा हूँ। वैसे शायद आपने हेडिंग नोट भी किया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो अब जरा देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का डिटेल क्या है। हमने एक एस्टर को कंसिडर किया है। इस एस्टर को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो T इज इक्वल टू 0 पे अगर इसका कंसंट्रेशन है A, 0 एंड 0, मैं यहाँ पे वाटर के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये मान करके चलेंगे। एट टाइम T अगर इसका कंसंट्रेशन है A-X, तो इसका X हो जाएगा, इसका X हो जाएगा। एट T इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका 0 तो इसका A हो गया और इसका A हो गया, ठीक है। तो हमने एक एस्टर को कंसीडर किया, एस्टर को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में एस्टर का कंसंट्रेशन हमने A लिया है, प्रोडक्ट नहीं है, एट टाइम T इसका मान लो X कंज्यूम हो गया, मतलब A-X बचा, तो इसका X प्रोड्यूस होगा, इसका X प्रोड्यूस होगा। एट T इज इक्वल टू इनफाइनाइट ये पूरा कंज्यूम हो गया, 0 हो गया, तो इसका A प्रोड्यूस हुआ और इसका A प्रोड्यूस हुआ, ठीक। अब हम इस रिएक्शन का रेट लॉ को डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो रिएक्शन का रेट लॉ को कैसे डिटरमाइन करेंगे, अब जरा देखो, यहां पे रिएक्शन में जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो एसिडिक इन नेचर है,
कैटलिस्ट जो यूज किया जा रहा है वो एसिडिक इन नेचर है, और एक प्रोडक्ट जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एसिडिक इन नेचर है। तो क्योंकि कैटलिस्ट एसिडिक इन नेचर है और रिएक्शन का एक प्रोडक्ट एसिडिक इन नेचर है, इसलिए हम इस सिस्टम को टाइट्रेट करेंगे किसी स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन के साथ। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एसिडिक है, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक मेथड को यूज किया जाएगा, और वॉल्यूमेट्रिक मेथड में हम इसको टाइट्रेट करेंगे किसी स्टैंडर्ड एसिडिक स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन के साथ। तो आप नोट करो, लिखो सिंस catalyst used as well as one of the product produced are acidic in nature, therefore reaction mixture must be titrated. Reaction mixture must be titrated with a standard basic solution. Standard basic solution to determine the total concentration of acid present. To determine the total concentration of acid present. अब देखो बेटा, अब हम इसके लिए मान लो NaOH को यूज करते हैं, NaOH के साथ स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन के साथ इसको टाइट्रेट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इसको डिटरमाइन करते हैं टाइट्रेशन के थ्रू। तो मान लेते हैं कि T इज इक्वल टू 0 पे जो NaOH का वॉल्यूम यूज हो रहा है वो V0 है, एट टाइम T जो NaOH का वॉल्यूम यूज हो रहा है वो Vt है, एंड एट T इज इक्वल टू इनफाइनाइट जो वॉल्यूम यूज हो रहा है वो V इनफाइनाइट। T is equal to 0 पे वॉल्यूम ऑफ NaOH used V0, at time T volume of NaOH used Vt, and at T is equal to infinite volume of NaOH used is V infinite। ठीक है, तो आप नोट करो, फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस number of gram equivalent of NaOH used, number of gram equivalent of NaOH used is equal to number of gram equivalent of acid present। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट NaOH का यूज हुआ उतना ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का प्रेजेंट है। तो अब देखो बेटा, अगर NaOH जो NaOH सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, तो अगर NaOH सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N1 है और NaOH का वॉल्यूम V1 है और एसिड जो टोटल एसिड प्रेजेंट है उसकी नॉर्मलिटी N2 और एसिड का वॉल्यूम V2, तो हम ये बोल सकते हैं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। अब यहां भी वही बात ऑब्जर्व होगी, लिख लो,
देखो here normality of basic solution used, here normality of basic solution used n1, here normality of basic solution used n1 and volume of reactant sample V2 and volume of reactant sample V2 is fixed, and volume of reactant sample V2 is fixed. Therefore we can say that volume of NaOH used V1 is directly proportional to volume of NaOH used V1 is directly proportional to normality of acid present N2. तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड प्रेजेंट N2 या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्रेजेंट, ये भी लिखा जा सकता है। तो अब देखो फिर हम ये लिख सकते हैं यहां से हम ये लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड है वो V0 है, V0। और अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो स्टार्टिंग में कोई एसिड प्रेजेंट नहीं है, स्टार्टिंग में कोई एसिड प्रेजेंट नहीं है। स्टार्टिंग में एसिडिक फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ कैटलिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग में एसिडिक फॉर्म में सिर्फ कैटलिस्ट प्रेजेंट है। बेटा वीडियो क्वालिटी गड़बड़ हो रही है ना? यस सर। ऑडियो भी लैग कर रही है? हाँ जी सर। अब ठीक है क्या? अभी ठीक है? तो ये हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्रेजेंट। अब आप देखो स्टार्टिंग में एसिडिक फॉर्म में तो सिर्फ कैटलिस्ट है, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ NaOH वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड T इज इक्वल टू 0 पे V0
is directly proportional to concentration of catalyst present, concentration of H positive. ठीक है, at time t जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो कैटलिस्ट हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो रिएक्शन के स्टार्ट में जितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है उतना ही अमाउंट में वो रिएक्शन के एंड में भी प्रेजेंट होता है। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करता है बट रिएक्शन के एंड में रीजनरेट हो जाता है। इसलिए हम ये मान करके चलेंगे कि जो कैटलिस्ट का अमाउंट है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब टी एट टाइम टी भी कैटलिस्ट का वही कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा। तो कुछ वॉल्यूम तो NaOH का उस कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने में यूज होगा और कुछ वॉल्यूम जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज होगा। तो हम ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट अगर हम कंसिडर करें तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, कुछ वॉल्यूम बेस का कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में और कुछ वॉल्यूम जो अभी एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज होगा। तो ये लिखा जा सकता है। तो अब आप यहां पे देखो बेटा, अगर हम इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं और इसको 3 बोल रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं कि x is directly proportional to Vt minus V0। बोलो ये लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं? ठीक है, अब जरा देखो फ्रॉम 1 and 3 फ्रॉम 1 and 3 हम ये लिख सकते हैं A is directly proportional to V infinite minus V0। V infinite minus V0 ये लिख सकते हैं। तो therefore A minus X is directly proportional to V infinite minus V0 minus Vt plus V0 ये लिख सकते हैं। V0 कैंसिल हो गया, तो A minus X is directly proportional to V infinite minus Vt। तो A is directly proportional to V infinite minus V0 and A minus X is directly proportional to V infinite minus Vt ये आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे तो लिख लो एज्यूमिंग रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। Assuming reaction follows first order kinetics। Assuming reaction follows first order kinetics।
तो अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो क्या होगा, देयरफॉर A अपॉन A माइनस एक्स, A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू V infinite minus V naught upon V infinite minus VT. A upon A minus X is equal to V infinite minus V naught upon V infinite minus VT. ये हम लिख सकते हैं। तो फिर आप यहां से ये लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज K is equal to 2.303 by T log of 10 base A upon A minus X, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2.303 by T log of 10 base V infinite minus V naught upon V infinite minus VT. कई बार मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये एक्सप्रेशन ही पूछ लिया जाता है रेट कांस्टेंट का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये पूछ लेते हैं। और फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब एक ऑब्जर्वेशन टेबल गिवन होगा, टाइम मान लो इन मिनट्स एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, अगर ये मिलीलीटर में ले रहे हैं तो 0 पे मान लो इसका वॉल्यूम V0 है, T1 टाइम पे V1, T2 टाइम पे V2, इस तरीके से T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे V इनफाइनाइट, ऐसी ऑब्जर्वेशन टेबल होगी। और फिर आपको क्या करना है, उसी तरीके से यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालने। एट T is equal to T1, K1 is equal to 2.303 by T1 log of 10 base V इनफाइनाइट और V नॉट तो फिक्स रहेगा अपॉन V इनफाइनाइट माइनस जो वॉल्यूम होगा V1 T1 टाइम पे, तो यहां से K1 आ जाएगा। इसी तरीके से एट T is equal to T2, K2 निकाल लेंगे 2.303 by T2 log of 10 base V infinite minus V naught upon V infinite minus V2। ऐसे ही K3 कैलकुलेट कर लिया T3 पे, और फिर ये दिखा दिया कि ये तीनों रेट कांस्टेंट वैल्यूज कांस्टेंट है। वैसे मैं एक चीज और बता दूं बेटा, ये जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं ये सारे एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, पीछे लिखवाया भी है। तो रेट कांस्टेंट का कांस्टेंट होना मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे, पहले ये लिख लोगे उसके बाद बोलोगे कॉन्स्टेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट, लिख लो कॉन्स्टेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट इंडिकेट्स दैट, constancy of rate constant indicates that our assumption is correct. Constancy of rate constant indicates that
our assumption is correct. Constancy of rate constant indicates that our assumption is correct. And therefore reaction follows first order kinetics. And therefore reaction follows first order kinetics. और अब हम यहां से निकाल लेंगे एवरेज रेट कांस्टेंट. एवरेज रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे. एवरेज रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3. अब जरा एक क्वेश्चन लिखो. लिखो, स्टार्टिंग विथ different initial concentration of acetone, starting with different initial concentration of acetone या amount of acetone, starting with different initial concentration of acetone, the half life period for the decomposition of acetone at 875 Kelvin were found to be as follows. तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल गिवन है. A in millimeter of mercury and T half in seconds. ये गिवन है, T half in seconds. अगर प्रेशर 98 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो T half है बेटा 86. अगर प्रेशर 192 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो T half है 84. अगर प्रेशर 230 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो T half है 85. अगर प्रेशर 296 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो T half है 86. अगर प्रेशर 362 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो T half है 85. ये गिवन है. तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? चिराग कैसे आंसर किया बताओ जरा बेटा.
सर जैसे अगर हमने जैसे इनिशियल प्रेशर देखे तो हर केस में हम बढ़ाए जा रहे हैं, बट टी हाफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह रहे हैं, वेरी गुड। तो वो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। एकदम सही है, एकदम सही। तो इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है। आप यहाँ पे अगर आप देखो, इनिशियल प्रेशर वैल्यू कुछ भी हो, जो टी हाफ वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये थोड़ा बहुत जो वेरिएशन हो रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंटल एरर है। समझ में आया कि नहीं? तो आप यहां बोलोगे सिंस टी हाफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ एसीटोन, therefore reaction follows first order kinetics. Since T half is independent from initial pressure of acetone, therefore reaction follows first order kinetics. तो बस ऑर्डर आ गया यहां से। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन of hydrogen peroxide, the catalytic decomposition of hydrogen peroxide in aqueous solution, the catalytic decomposition of hydrogen peroxide in aqueous solution is followed by removing equal volume of samples at various time interval at various time interval and titrating them with KMnO4 to determine the undecomposed hydrogen peroxide आगे लिखो the results thus obtained are एक टेबल गिवन है, टाइम इन सेकेंड and volume of KMnO4 used in centimeter cube। ये गिवन है बेटा। T is equal to 0 पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड गिवन है 22.8, T is equal to 600 पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used 13.8 and T is equal to 1200 पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used 8.2। ये गिवन है। आगे लिखो show that the reaction is unimolecular, and also determine the value of a specific reaction rate for this reaction. Also determine the value of a specific reaction rate for this reaction.
यहाँ पे जो डेटा गिवन है ये सिर्फ दो रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंट है। तो आप यहाँ पे पहले लिखोगे एज्यूमिंग रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर। देखो जब मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की डिफाइंड होती है इसका मतलब है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर भी उसका मॉलिक्यूलरिटी के बराबर ही होगा। एज्यूमिंग रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर मतलब ऑर्डर 1 है। तो यहाँ पे k जो है हो जाएगा वो 2.303 बाई t log of 10 base v naught by vt। तो k1 निकाल लेते हैं। k1 इज इक्वल टू 2.303 बाई 600 टाइम 600 सेकेंड। log of 10 base v naught है बेटा 22.8 और 600 सेकेंड पे जो वॉल्यूम है वो है 13.8। तो इसको सॉल्व करके आपको k1 मिलेगा। तो कोई बताएगा ये वैल्यू क्या आई है? k1 वैल्यू क्या आई है? 8.3 इंटू 10 टू द पावर -4। 8.3 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड। इसी तरीके से k2 निकाल लेते हैं। तो k2 आ जाएगा 2.303 बाई 1200 log of 10 base 22.8 अपॉन 8.2। ये कितना है बेटा? 8.5 इंटू 10 टू द पावर -4। 8.5 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड। तो आप ये बोल सकते हो कि therefore k1 is approximately equal to k2। k1 is approximately equal to k2 and hence reaction follows first order kinetics। and hence reaction follows first order kinetics। तो रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 1 हो गया। और फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट पूछा गया है, मतलब एवरेज रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। तो एवरेज रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? k1 प्लस k2 बाई 2। तो ये आ जाएगा बेटा 8.4 इंटू 10 टू द पावर -5 पर सेकेंड। 8.4 इंटू 10 टू द पावर -5 पर सेकेंड आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखो। फॉर अ रिएक्शन A converted into P, for a reaction A converted into P, the concentration of reactant A are C naught, A C naught, A square C naught, A cube C naught, and so on. After time interval 0, T, 2T, 3T, and so on. After time interval 0, T, 2T, 3T, and so on.
वेयर स्मॉल ए, इसकी बात करें, वेयर स्मॉल ए इज अ कांस्टेंट, where small a is a constant and its value lie in the range of 0 to 1, and its value lie in the range of 0 to 1, so that the reaction is of first order, so that the reaction is of first order and also determine the rate constant, in terms of a and t, a and t, a and t के टर्म्स में रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे भी आप अलग अलग टाइम पे रेट कांस्टेंट निकालोगे, जैसे एट टाइम t k1 is equal to 2.303 by t log of 10 base c naught upon a c naught, मतलब आ गया ये 2.303 by t log of 10 base 1 by a at time 2t k2 is equal to 2.303 by 2t log of 10 base c naught upon a square c naught। तो ये आ गया 2.303 by 2t log of 10 base 1 by a का स्क्वायर। अब 1 by a का स्क्वायर तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये 2 यहां आ जाएगा, तो 2 यहां आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा 2.303 by t log of 10 base 1 by a। ऐसे ही k3 भी निकालोगे तो आपको यही मिलेगा। आप बोलोगे सिंस k1 is equal to k2 therefore reaction follows first order kinetics, therefore order of reaction is 1।
since K1 is equal to K2, therefore order of reaction is 1 और rate constant इनमें से कोई भी एक ले लो क्योंकि एक्सप्रेशन तो सेम ही है, तो 2.303 by T log of 10 base 1 by A ये आ गया। तो ये तो डिस्कशन हो गया बेटा वॉल्यूमेट्रिक मेथड का। अब आप लिखो सेकंड मेथड, रेट लॉ डिटर्मिनेशन में सेकंड मेथड लिखो। प्रेशर मेजरमेंट मेथड, प्रेशर मेजरमेंट मेथड। प्रेशर मेजरमेंट मेथड, इसमें लिखो दिस मेथड इज एप्लीकेबल, this method is applicable in those reaction, this method is applicable in those reaction where either one reaction component or more than one reaction component, where either one reaction component or more than one reaction component are present in gaseous phase, are present in gaseous phase, are present in gaseous phase, are present in gaseous phase। लिखो here by measuring total pressure, here by measuring total pressure at regular time interval, here by measuring total pressure at regular time interval, we can determine the rate law of the reaction, we can determine the rate law of the reaction, we can determine the rate law of the reaction। जैसे देखो अगर हम एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, नोट कर लो, here by measuring total pressure at regular time interval, here by measuring total pressure at regular time interval, we can determine the rate law of the reaction, we can determine the rate law of the reaction। तो जैसे ये रिएक्शन है जो गैसियस फेज में प्रोसीड कर रही है, मान लो ये रिएक्शन हमने कंसिडर किया जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखो T इज इक्वल टू 0 पे अगर A का प्रेशर P0 और B नहीं है, एट टाइम T अगर A का प्रेशर है P0 माइनस X और B का प्रेशर स्टोइकियोमेट्रिकली आप बोल सकते हो NX होना चाहिए, क्योंकि इसका X यूनिट प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो इसका NX यूनिट प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए। एंड एट T इज इक्वल टू इनफाइनाइट इसका प्रेशर है 0, तो इसका प्रेशर हो जाएगा बेटा NP0, NP0। अब देखो
टोटल प्रेशर हम यहां पे मेजर कर रहे हैं। तो T इज इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर है P नॉट। एट टाइम T मान लो टोटल प्रेशर है PT। एट T इज इक्वल टू इनफाइनाइट टोटल प्रेशर है P इनफाइनाइट। तो अब अगर आप देखो तो यहां पे हम बोल सकते हैं हियर PT इज इक्वल टू ये वाला प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर। तो P नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स, यानी कि P नॉट प्लस एन माइनस 1x। तो x अगर देखे बेटा, देयरफॉर x इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट अपॉन n माइनस 1, ये आ जाएगा। PT माइनस P नॉट अपॉन n माइनस 1। और अगर x आ गया तो आप निकाल सकते हो दिस इंप्लाइज P नॉट माइनस एक्स। P नॉट माइनस एक्स is equal to P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट अपॉन n माइनस 1। तो आप देखो ये P नॉट और ये P नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा P नॉट माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स हमने निकाला है PT माइनस P नॉट अपॉन n माइनस 1। तो P नॉट माइनस एक्स चाहिए था, हाँ ठीक है। तो P नॉट माइनस एक्स हो जाएगा n माइनस 1 P नॉट, n माइनस 1 P नॉट माइनस PT प्लस P नॉट डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो ये आ जाएगा बेटा n P नॉट माइनस PT, n P नॉट माइनस PT अपॉन n माइनस 1। ये P नॉट माइनस एक्स आ गया। और फिर उसके बाद देखो आप लिखोगे एज्यूमिंग रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर kinetics, therefore A upon A minus x is equal to P naught upon P naught minus x। ये जो इनिशियल प्रेशर है इसका, वो इसके इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और जो इसका प्रेशर एट टाइम t है वो इसका कंसंट्रेशन एट टाइम t के प्रोपोर्शनल होगा। तो C नॉट बाई C यानी कि A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये हम लिख सकते हैं। और आप देखो P नॉट माइनस एक्स हमने यहां पे निकाला है, तो दिस इंप्लाइज A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू n माइनस 1 P नॉट डिवाइडेड बाई n P नॉट माइनस PT, n माइनस 1 P नॉट डिवाइडेड बाई n P नॉट माइनस PT। ये आ जाएगा A अपॉन A माइनस एक्स। और फिर आप देखो यहां पे रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर आप निकालते हो तो देयरफॉर रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 by T log of 10 base A अपॉन A माइनस एक्स, यानी कि n माइनस 1 P नॉट अपॉन n P नॉट माइनस
पीटी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा। रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। बाकी अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो P इनफाइनाइट है, P इनफाइनाइट n P नॉट के बराबर आ जाएगा। P इनफाइनाइट इज इक्वल टू n P नॉट के इक्वल होगा। तो कई बार क्या होता है ना कि फाइनल प्रेशर देते हैं, इनिशियल प्रेशर नहीं देते। तो अगर फाइनल प्रेशर गिवन है, इनिशियल प्रेशर नहीं गिवन है, तो उससे इनिशियल प्रेशर निकल जाएगा यहां से। एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, आप देखो आपको करना क्या है, जैसे कोई भी रिएक्शन गिवन है तो आपको बस n को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर मान लो ये रिएक्शन गिवन है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 undergo decomposition to give 2NO2 plus half O2, 2NO2 plus half O2। अब यहाँ पे आपको n पता करना है, वहां पे क्या गिवन था, A gives NB, तो इसमें n क्या होगा ये पता करना है। तो देखो कैसे निकालोगे, इसका एक मॉलिक्यूल मतलब 1 molecule of gaseous reactant gives 2 plus half molecule of gaseous product, 2 plus half molecule। वहां पे 1 molecule n molecule of gaseous product को प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पे 1 molecule 2.5 molecule को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि n वैल्यू यहाँ पे 5/2 हो जाएगी। इस केस में n 5/2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे n की जगह पे 5/2 पुट कर दो, तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ 10 बेस 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 यानी कि 3/2, तो 3/2 P नॉट अपॉन 5/2 P नॉट माइनस PT। ये आप इसको लिख सकते हो 2.303/t, 2.303/t log of 10 base 3 P नॉट अपॉन 5 P नॉट माइनस 2 PT। ये आ जाएगा बेटा पूरा एक्सप्रेशन। रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। ऐसे ही आपको हर रिएक्शन के लिए अलग अलग n वैल्यू निकालनी होगी और फिर n को यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लिखो द डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7, the decomposition of Cl2O7 at 400 Kelvin, the decomposition of Cl2O7 at 400 Kelvin in the gaseous phase to give Cl2 and O2, to give Cl2 and O2 as follows, as follows। ये गिवन है Cl2O7 gives Cl2 plus 7/2 O2,
Cl2 plus 7/2 O2। आगे लिखो रिएक्शन follows first order kinetics। Reaction follows first order kinetics। आगे लिखो after 55 second at 400 Kelvin, after 55 second at 400 Kelvin, the pressure of Cl2O7 falls from 0.062 to 0.044 atmosphere। 0.062 to 0.044 atmosphere। Calculate first part, its rate constant, and second part, pressure of Cl2O7 after 100 second। Pressure of Cl2O7 after 100 second।
देखो रेट कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 2.303 बाई 55 सेकेंड के बाद की सिचुएशन गिवन है। 2.303 अपॉन 55 लॉग ऑफ 10 बेस 0.062 अपॉन 0.044 यहां से आ जाएगा और ये आ जाता है बेटा 6.23 इंटू 10⁻³ 6.23 इंटू 10⁻³। बाकी आप कंफर्म करो। प्रेशर 0.033 एटमॉस्फेयर सही है। तो ये आ जाता है 6.23 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। और अब आपसे पूछा गया है कि 100 सेकेंड के बाद Cl2O7 का प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ Cl2O7 आफ्टर 100 सेकेंड। तो आप ये रिजल्ट यूज करोगे, रेट कांस्टेंट निकाल लिया आपने 6.23 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2.303 बाई 100 लॉग ऑफ 10 बेस। इनिशियल प्रेशर है 0.062 अपॉन इसका फाइनल प्रेशर निकालना है। तो यहां से ये P कैलकुलेट करोगे, ये P आ जाता है 0.033 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। अब यहां पे तो जैसे क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन था, इट में भी ऑर्डर क्वेश्चन में ना गिवन होता। अगर ऑर्डर ना गिवन होता तो क्या गिवन होता? वहां पे टोटल प्रेशर और टाइम डेटा गिवन होता। टोटल प्रेशर और टाइम डेटा गिवन होता, तो आप उसको यूज करके पहले रेट कांस्टेंट निकालते फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करते हुए, और फिर रेट कांस्टेंट की कांस्टेंसी से आप ये प्रूफ करते कि ऑर्डर 1 है। और फिर ऑर्डर 1 है तो ऑर्डर का रिजल्ट को यूज करते हुए, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिजल्ट है उसको यूज करते हुए रेट कांस्टेंट, और फिर वहां से ये प्रेशर आ जाता। इस केस में अगर आपको n निकालना हो तो n वैल्यू होगी 1 + 7/2। 1 + 7/2 मतलब 9/2 होगी n वैल्यू। अब आप नोट करो तीसरा मेथड, रेट लॉ डिटर्मिनेशन के लिए थर्ड मेथड लिखो, वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड। वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड। वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड लिखो, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, this method is applicable for those reactions, this method is applicable for those reactions where we can measure the isolated volume, where we can measure the isolated volume of one of the gaseous reaction component involved during the reaction. One of the gaseous reaction component involved during the reaction. अब ध्यान देना, यहाँ पे वो गैसियस रिएक्शन कंपोनेंट रिएक्टेंट भी हो सकता है और वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जिसका हम वॉल्यूम को अलग से मेजर कर पा रहे हैं, आइसोलेट करके उसका वॉल्यूम को मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी रिएक्शन आपको मिल जाएंगी
जहां पे एक ही कंपोनेंट गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वहां तो बहुत आसान है। जैसे अगर आप देखो, जैसे ये रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब इसमें देखो गैसेस फॉर्म में सिर्फ CO2 प्रेजेंट है, तो हम जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करेंगे वो CO2 का वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो ये रिएक्शन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पे क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती। अब यहां पे देखो गैसेस फॉर्म में सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए हम नाइट्रोजन का वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम इस रिएक्शन को कंसीडर करें डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 आप लिख लो, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, अब अगर हम N2O5 का डिकम्पोजिशन को कंसीडर करें तो N2O5 भी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, NO2 भी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमें यहां पे किसी एक कंपोनेंट को आइसोलेट करना पड़ेगा, तो कैसे हम इनको आइसोलेट करते हैं? देखो, जैसे पहले तो हमने ये ज्यूम कर लिया कि भाई T इज इक्वल टू 0 पे N2O5 का कंसेंट्रेशन है A, NO2 का 0, O2 का 0। एट टाइम T N2O5 का A-X, NO2 का 2x, O2 का x/2 at T is equal to infinite, N2O5 का 0, NO2 का 2a और O2 का A/2। ठीक है, अब देखो यहां पे गैसेस फॉर्म में N2O5, NO2 और O2 तीनों प्रेजेंट है। हमारे पास एक ऐसा सॉल्वेंट है, या बोल सकते हो एक ऐसा एब्जॉर्बेंट है, जो एब्जॉर्बेंट नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास एक सुटेबल एब्जॉर्बेंट है, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ सुटेबल एब्जॉर्बेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड is a suitable absorbent, carbon tetrachloride is a suitable absorbent which can absorb all oxides of nitrogen, all oxides of nitrogen, therefore bypassing gaseous reaction sample, therefore bypassing gaseous reaction sample through carbon tetrachloride solution, we can determine the isolated volume, of oxygen gas produced,
ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड। तो क्या करेंगे, इस गैसियस रिएक्शन मिक्सचर को जो हम कंसीडर करें, इसका हम एक फिक्स्ड वॉल्यूम को हर बार CCl4 सॉल्यूशन से पास करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन से पास करेंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन क्या करेगा, उस रिएक्शन सैंपल में जो N2O5 है और जो NO2 है, दोनों को तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो हमें गैसेस फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम आइसोलेटेड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस को डिटरमाइन कर लेते हैं अलग अलग टाइम पे। तो अब जरा देखो बेटा, अगर वॉल्यूम ऑफ O2 को हम मेजर कर रहे हैं, T = 0 पे, ऑब्वियसली O2 है नहीं तो ये 0 होगा। एट टाइम T मान लो VT है, एंड एट T = इनफाइनाइट इसका वॉल्यूम V इनफाइनाइट है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम एट टाइम T VT एंड एट T = इनफाइनाइट V इनफाइनाइट। तो हम ये बोल सकते हैं therefore x/2 is directly proportional to VT. x/2 is directly proportional to VT. This implies x is directly proportional to 2VT. x is directly proportional to 2VT. अब देखो, a/2 is directly proportional to V infinite. This implies a is directly proportional to 2 times V infinite. x/2 is directly proportional to VT. This implies x is directly proportional to 2VT. a/2 is directly proportional to V infinite. This implies a is directly proportional to 2V infinite. ठीक है, तो अगर a आ गया, x आ गया, तो this implies a minus x is directly proportional to 2 times V infinite minus VT. तो अगर ये आ गया तो therefore a upon a minus x, ये 2V infinite upon 2 times V infinite minus VT, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया V infinite upon V infinite minus VT। फिर एज्यूम कर लिया रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कैरेटिस को फॉलो करती है, तो K = 2.303 by T log of 10 base V infinite upon V infinite minus VT। ये एक्सप्रेशन आ जाता है बेटा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोजिशन है, इसके लिए प्रेशर मेजरमेंट मेथड और वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड दोनों को यूज किया जा सकता है। प्रेशर मेजरमेंट मेथड इसलिए यूज किया जा सकता है क्योंकि ये गैसेस फेज में प्रोसीड कर रही है, और वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड इसलिए यूज किया जा सकता है क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन को आइसोलेट करके उसका वॉल्यूम को अलग अलग टाइम पे मेजर कर पा रहे हैं। ये समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया ये सब कुछ? ये एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको? सर ये जो VT और V इनफिनाइट है, ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ही है, तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कह रहे हैं, इक्वल क्यों नहीं कह रहे सीधा? अरे भाई ऑब्वियसली ये ऐसा थोड़ी है कि ये कंसंट्रेशन और ये वॉल्यूम है, तो क्या कंसंट्रेशन और वॉल्यूम बराबर होंगे? अच्छा, मैंने वो वॉल्यूम समझ रहा था, ठीक है। अब आप लिखो फोर्थ मेथड, रेट लॉ डिटर्मिनेशन के लिए फोर्थ मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है। लिखो ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। लिखो दिस मेथड इज एप्लीकेबल, this method is applicable only for those reactions, this method is applicable only for those reactions where at least one optically active species, where at least one optically active species, where at least one optically active species is involved during the reaction, where at least one optically active species is involved in the reaction. ठीक है, आगे नोट करो, ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज इन्वॉल्व, ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज इन्वॉल्व, ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज इन्वॉल्व may be in the form of reactant or product or both, may be in the form of reactant or product or both. आगे नोट करो, here angle of rotation, here angle of rotation of plane polarized light, here angle of rotation of plane polarized light is measured at regular time interval, is measured at regular time interval, आगे लिखो, and this angle of rotation, and this angle of rotation, and this angle of rotation is directly proportional to, and this angle of rotation is directly proportional to the concentration of optically active substance present, the concentration of optically active substance present, the concentration of optically active substance present. तो अब जैसे देखो बेटा, मैं इस एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहा हूं इस बात को समझने के लिए। आप लिख लो, फॉर एग्जाम्पल inversion of cane sugar, for example inversion of cane sugar, या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, देख लो, और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, inversion of cane sugar और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो देखो क्या होता है, हमने सुक्रोज को कंसीडर किया, सुक्रोज इज C12H22O11, C12H22O11, इसको हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलाइज करते हैं, एसिड कैटलिस्ट को यूज किया जा सकता है या एंजाइम कैटलिस्ट को यूज किया जा सकता है। तो इसके थ्रू प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज और बनता है बेटा फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होते हैं। तो ये है सुक्रोज, सुक्रोज, और ये हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टूवर्ड्स। इसको हम बोल रहे हैं अगर ग्लूकोज, तो ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टूवर्ड्स क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है।
और इसको हम बोल रहे हैं फ्रक्टोज। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है। t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे अगर ये सुक्रोज कंसंट्रेशन A है, इनका 0 0, एट टाइम t इसका A माइनस x, इसका x और इसका x, एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट इसका 0, इसका A, इसका A। अब देखो ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन इन डिग्री, इन डिग्री। अगर मान लो t इज इक्वल टू 0 पे है थीटा नॉट, थीटा नॉट, एट टाइम t थीटा t, एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट थीटा इनफाइनाइट। ये ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू है इन डिग्री, थीटा नॉट, थीटा t, थीटा इनफाइनाइट, थीटा नॉट, थीटा t, थीटा इनफाइनाइट। तो अब देखो बेटा, यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो इसी रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और आप देख रहे हो जितना कंसंट्रेशन ग्लूकोज का प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंसंट्रेशन फ्रक्टोज का भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर हो, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर है तो इस मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन होगा, इस मिक्सचर का जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो इक्विमोलर मिक्सचर है उसका एंगल ऑफ रोटेशन हमेशा फिक्स होगा, और वो एंगल ऑफ रोटेशन उनके कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है जो मिक्सचर के अंदर उनका कंसंट्रेशन प्रेजेंट। कहने का मतलब क्या है, चाहे आप दोनों का 0.1 मोलर 0.1 मोलर कंसंट्रेशन लो, या दोनों का 0.5 मोलर 0.5 मोलर कंसंट्रेशन लो, या दोनों का 1 मोलर 1 मोलर कंसंट्रेशन लो, बस कंडीशन ये है कि वो इक्वी मोलर होने चाहिए। अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो जो मिक्सचर होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, उसका एंगल ऑफ रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स होगा। आप इस बात को नोट कर लो, लिख लो, एंगल ऑफ रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, equimolar mixture of glucose and fructose, equimolar mixture of glucose and fructose is always fixed, is always fixed, is always fixed, and it is independent, and it is independent from their concentration, and it is independent from their concentration present in the mixture, and it is independent from their concentration present in the mixture. अब इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ होता है, भले हमने t इज इक्वल टू 0 पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन 0 0 लिखा हुआ है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही आपने सुक्रोज को लिया और वाटर ऐड किया, कैटलिस्ट ऐड किया,
तुरंत क्या होगा, मतलब उसी इंस्टेंट पे क्या होगा, ट्रेस अमाउंट में ही सही ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। ध्यान से समझो, जैसे ही आपने ग्लूकोज, ये सुक्रोज, वाटर और कैटलिस्ट को एक साथ ऐड किया एट t इज इक्वल टू 0, मतलब उस इंस्टेंट पे ही क्या होगा, वहां पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। और ऑब्वियसली ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसी रिएक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए वो इक्विमोलर मिक्सचर होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो भाई, t इज इक्वल टू इंफाइनाइट एट वेरी लार्ज टाइम, एट t इज इक्वल टू इंफाइनाइट, आप देख रहे हो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब ये इक्विमोलर मिक्सचर है। तो इस इक्विमोलर मिक्सचर का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो थीटा इंफाइनाइट। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर हो, भले उसके अंदर उनका कंसंट्रेशन कुछ भी हो, उसका स्पेसिफिक रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन हमेशा फिक्स होता है। तो अगर यहां पे वैल्यू थीटा इंफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली इस थीटा नॉट में भी ये थीटा इंफाइनाइट टर्म कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, क्योंकि ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है और इक्विमोलर मिक्सचर है। मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हो या नहीं? मैं अभी जो बात आपको बता रहा हूं, ये आप फॉलो कर पा रहे हो या नहीं? तो मैं यहां पे ये बोल रहा हूं बेटा कि इधर देखो, इनका इक्विमोलर मिक्सचर है, इस इक्विमोलर मिक्सचर का एंगल ऑफ रोटेशन अगर थीटा इंफाइनाइट है, तो ये इक्विमोलर मिक्सचर तो यहां भी है, तो इसका मतलब इस वैल्यू में भी ये थीटा इंफाइनाइट कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मैंने यहाँ पे भले 0 0 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ट्रेस अमाउंट में ही सही ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर होगा वहां पे। तो वहां भी, इसमें भी थीटा इंफाइनाइट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, थीटा नॉट में से उस थीटा इंफाइनाइट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तब जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो सुक्रोज के करस्पॉन्डिंग होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर concentration of sucrose present, concentration of sucrose present is directly proportional to concentration of sucrose present at t is equal to 0, at t is equal to 0 is directly proportional to theta naught minus theta infinite. This implies A is directly proportional to theta naught minus theta infinite. And concentration of sucrose at time t, concentration of sucrose at time t is directly proportional to theta t minus theta infinite. This implies A minus x is directly proportional to theta t minus theta infinite. अब हम एज्यूम करेंगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो पहले तो a अपॉन a माइनस एक्स निकाल लिया। a अपॉन a माइनस एक्स आ गया बेटा थीटा नॉट माइनस थीटा इनफाइनाइट अपॉन थीटा t माइनस थीटा इनफाइनाइट। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अगर हमने एज्यूम किया तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 10 बेस, 2.303 by t log of 10 base theta naught minus theta infinite upon theta t minus theta infinite।
ये आ जाएगा बेटा, ये रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ 10 बेस थीटा नॉट माइनस थीटा इनफाइनाइट अपॉन थीटा t माइनस थीटा इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप, टाइम हो गया, तो मैं इस पे बेस क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो कल की क्लास को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रख लें। रख लो सर। थोड़ा आप टेस्ट के मूड में आ जाओगे। रख लो सर, रख लो। हाँ, तो कल वाली क्लास को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड कर लेते हैं, और जो फ्राइडे को क्लास होगी वो जो है केमिकल कैनेटिक्स पे बेस्ड होगी। मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा, जो न्यूमेरिकल्स इसके अभी पेंडिंग है, और फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म का डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है सर। तो मतलब अब आप समझ लो कि क्योंकि फ्राइडे की क्लास छोटी है, तो अगली क्लास जो भी होगी उसमें केमिकल कैनेटिक्स फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सर। जो कल सर होगा वो टेस्ट में तो नहीं आएगा ना? नहीं, टेस्ट में नहीं आएगा, बट ये है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके सर। अब डाउट क्लास तो मैं कोई रख नहीं रहा हूं, लेकिन आप ये समझ लो कल की क्लास को आप टेस्ट से रिलेटेड ही मानो। जो कंसेप्ट कल की क्लास में डिस्कस होंगे वो आपके लिए वो आपको और कंफर्टेबल ही बनाएंगे टेस्ट के लिए।